नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है पार्थ ठाकुर और मैं आपके जियोग्राफी के लेक्चर्स आगे कंटिन्यू करूंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। उसे आगे कंटिन्यू करते हुए बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा खुद का क्रिएशन है। तो क्या है वो देख लेते हैं। गार्लिक ब्रेड विद चीज टॉपिंग्स इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ टेस्टी रेसिपी। दोस्तों, अगर गार्लिक ब्रेड चीज टॉपिंग्स के साथ हम खाएंगे तो हमें एक स्वादिष्ट और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, उसी तरह ज्योग्राफी भी एक ऐसा विषय है जो स्टूडेंट्स को मजेदार और आसान लगता है जब उसे प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाए फॉर बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है। सो ये मैंने खुद की लिखी हुई लाइंस है जस्ट टू मेक यू familiar with geography। ठीक है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। तो क्या है जियोमॉर्फिक प्रोसेस? तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को दो शब्दों में विभाजित कर सकते हैं। जियो यानी कि अर्थ, मॉर्फिक यानी कि मॉडिफाई या फिर चेंज। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस विच चेंज द शेप ऑफ अर्थ, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जो अर्थ के आकार को बदल दें। और दो प्रकार के जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, दे दे आर पार्ट ऑफ अर्थ मूवमेंट्स। यानी कि अर्थ मूवमेंट जो होती है उनके जो पार्ट्स है वो दो पार्ट्स है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है कि जो बीनीथ द अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ के अंदर जो फोर्सेस डेवलप होते हैं उसे एंडोजेनिक बोलते हैं। और एक्सोजेनिक यानी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं। एंडोजेनिक सरफेस फोर्सेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ठीक है। सडन में कौन कौन से है? एग्जांपल्स अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। और डायस्ट्रोफिक यानी कि बहुत स्लो होते हैं वो compared to sudden forces और they result into formation of mountain। और दूसरी तरफ जो है वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस, और उसमें होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स, और उसके एजेंट्स जो है वो है रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। ये सब क्या है हम आगे देखेंगे। एंडोजेनिक प्रोसेस, the energy emanating from within the earth is the main force behind endogenic geomorphic process। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जो एनर्जी अर्थ के अंदर से निकलती है, ठीक है, फ्रॉम विद इन द अर्थ क्रस्ट, उसे हम एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है। और ये कौन कौन से फैक्टर के कारण निकलती है ये हम देख लेते हैं। दिस एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड प्राइमोर्डियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। यानी कि कुछ एलिमेंट्स जो अर्थ के अंदर होते हैं, अर्थ के मेंटल या फिर कोर में या फिर क्रस्ट में, तो वो एलिमेंट्स की रेडियो एक्टिविटी के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है, दैट इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोजेनिक प्रोसेसेस। प्लस जो एनर्जी अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे अर्थ के अंदर स्टोर हुई थी उसे हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल हीट। ठीक है। तो उसकी वजह से भी एंडोजेनिक प्रोसेसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है। और रोटेशनल फ्रिक्शन के कारण, यानी कि अगर अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, और उसके आसपास अगर सैटेलाइट मूव कर रहा है तो बिटवीन देम फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। तो वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी एंडोजेनिक प्रोसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है। और ये दिस एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट्स, और ये जब फैक्टर्स मैंने आपको बताए, रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन, प्राइमोर्डियल हीट, वो सब जियोथर्मल ग्रेडियंट्स है। एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन द अर्थ इंड्यूसेस डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन द लिथोस्फीयर। और ये डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म क्या है ये हम आगे देखेंगे। And due to variations in geothermal gradients and heat flow from within, crustal thickness and strength, the action of endogenic forces are not uniform, and hence the tectonically controlled original crustal surface is uneven। ठीक है।
यानी कि जो जियोथर्मल ग्रेडियंट्स में जो वेरिएशंस आते हैं उसकी वजह से भी कभी कभार प्रोसेसेस में यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस में चेंजेस आते हैं विच आर नॉट यूनिफॉर्म, और उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं दैट आर अनइवन। ठीक है। नाउ व्हाट इज डायस्ट्रोफ सो डायस्ट्रोफिज्म क्या है? ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। यानी कि जितने भी प्रोसेसेस जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, उसे हम डायस्ट्रोफिज्म के अंदर इंक्लूड करते हैं। और वो कैसे है? इट इज ड्यू टू orogenic processes that involve mountain building through severe folding and affecting long and narrow belt of the earth's crust। orogenic process क्या है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। फिलहाल ये समझ लीजिए कि orogenic process is a part of diastrophism through which mountain building can be done। ठीक। एपिरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और वॉपिंग, वॉपिंग यानी कि ट्विस्ट और टर्न ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है। तो एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक प्रोसेसेस क्या है हम आगे देखेंगे। अर्थक्वेक्स जो कि माइनर मूवमेंट्स की वजह से होता है, फॉर्म होते हैं, और प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ क्रस्टल प्लेट्स। ठीक है। In the process of orogeny, the crust is severely deformed into folds. Due to epirogeny, there may be simple deformation। यानी कि orogeny में जो होता है वो क्रस्ट काफी सारे फोल्ड्स में डिफॉर्म होता है। कैसे? ये एक लैंडफॉर्म है, ठीक है, और ऐसे 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 करके यहाँ पे सेवरल फोल्ड्स में डिफॉर्म होता है इन ओरोजेनिक प्रोसेसेस। और एपिरोजेनिक प्रोसेस होगा, उसमें एक लैंडफॉर्म, उसमें सिंपल डिफॉर्मेशन, ऐसा सिंपल डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो ओरोजेनी जो है वो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, वेर एज एपिरोजेनी विच इज अ कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस। ओके। और फोल्डिंग क्या है, वॉपिंग क्या है, ये सब जियोमॉर्फोलॉजी के टर्म्स है, तो पहले समझ लेते हैं क्या है। ये एक लैंडफॉर्म है, बिफोर डिफॉर्मेशन ऐसा था। ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अर्थ के अंदर जो कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, वो कन्वेक्शन करंट की वजह से, मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, यहां से निकलकर यहां ऐसे ऐसे आ रहे हैं, और यहां से निकलकर ऐसे आ रहे हैं। ठीक है। तो एक तरह से वो कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे लैंडफॉर्म पे। उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, कंप्रेशन फोर्स की वजह से प्रेशर बिल्ट होगा और लैंडफॉर्म पे सेवरल फोल्ड्स डेवलप होंगे, ऐसे ऐसे। ये आप इधर देख सकते हो नीचे, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये जो है वो सेवरल फोल्ड्स है। तो ये जो फिनोमेना होता है उसे हम फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है। और जब ये फिनोमेना टेंशन की वजह से, यानी कि टेंशन फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है, टेंशन की वजह से। ठीक है। कैसे टेंशन का फोर्स कैसे इधर लगेगा, तो मान लीजिए एक जगह पे यहां पे ऐसे फोर्स लग, ठीक है, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म्स होंगे, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ट्विस्ट एंड टर्न्स आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से आप इमेजिन करिए एक चॉकलेट का रैपर कैसा होता है, उसी तरह यहाँ पे डिफॉर्मेशंस फॉर्म होंगे, और ये जो फिनोमेना है उसे हम कहते हैं वॉर्पिंग। ठीक है। तो फोल्डिंग क्या है, वॉर्पिंग क्या है, हमने समझ लिया दोस्तों। ठीक है। नाउ व्हाट आर एपिरोजेनिक प्रोसेस। एपिरोजेनिक प्रोसेस क्या है, तो इट
रिजल्ट्स इन अपलिफ्टमेंट्स और डिप्रेशंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। या तो वो एपिरोजेनिक प्रोसेस अपलिफ्टमेंट्स यानी कि अपलिफ्टमेंट्स ऐसे अपलिफ्ट फॉर्म में कुछ बनाएंगे, या तो फिर कोई डिप्रेशंस बनाएंगे ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये एपिरोजेनिक प्रोसेस जो होते हैं वो कहाँ पे ज़्यादातर होते हैं? तो जनरली वो प्लेट मूवमेंट्स जो होती है, ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर, एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। हमने आगे देखा ये जो है, ठीक है, मान लीजिए ये दो प्लेट है, एक लैंडफॉर्म है और ये प्लेट है, ठीक है, और ये आउटर प्लेट। तो ये जो विदिन हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम एपिरोजेनिक प्रोसेसेस बोलेंगे। और यहाँ पे ये मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन, प्लेट का मार्जिन, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होंगे उसे हम ओरोजेनिक प्रोसेसेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये एपिरोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं। और ये जो है एपिरोजेनिक प्रोसेसेस वो ज़्यादातर इतने स्प्रेड आउट होते हैं कि आप विथ ह्यूमन आई आसानी से उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और काफ़ी डिस्टेंस कवर करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। और मूवमेंट्स अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटिंग टू आइसोस्टेसी एंड फॉल्टिंग। तो आइसोस्टेसी क्या है? तो एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। ये पानी है और यहाँ पे आपने कुछ रख दिया है बाउल में, ठीक है, और उसमें कुछ लाइट वेट का रखा है, तो वो पानी पे फ्लोट करेगा बाउल। और जैसे ही आपने कुछ ज़्यादा डाल दिया हैवी थिंग, देन बाउल विल सिंक। ठीक है, उसी तरह से तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे बाउल नीचे आएगा तो ये जो पानी है, पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा ऊपर। पहले इतना था तो उतना ऊपर थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइसोस्टेसी भी उसी तरह से है। एक लैंडफॉर्म जो होता है, लैंडफॉर्म, तो यहाँ पे ऊपर माउंटेन है और नीचे ये प्लेटू है। ठीक है, तो माउंटेन जो होगा वो कंपैरेटिवली लाइटर है, ठीक है, तभी वो उसके ऊपर है। और नीचे जो प्लेटू है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो माउंटेन के बीनीथ है। ठीक है, जैसे कॉन्टिनेंट और ओशंस होते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशंस, ओशंस जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट के नीचे पाए जाते हैं, क्योंकि ओशन आर डेंसर एंड कॉन्टिनेंट्स आर लेस डेंसर कंपेयर टू ओशंस। ठीक है, तो सिमिलर वे आइसोस्टेसी का यही फंडा है कि ये जो प्लेटू है और ये जो माउंटेन है, तो माउंटेन जो लाइट लेस डेंस है वो ऊपर रहेगा, और जो ज़्यादा डेंस है वो जो कि प्लेटू है वो नीचे है। तो ये है आइसोस्टेसी का फंडा। ये बेसिकली जियोग्राफी ऑप्शनल में यूज़ होता है, हमें सिर्फ इसका बेसिक लॉजिक क्या है वो समझना है। और फॉल्टिंग क्या है मैं आपको आगे समझाता हूँ। अपलिफ्टमेंट सच एज कावेरीपट्टिनम इन कावेरी डेल्टा एंड कोरिंगा सेंचुरी है जो विच इज नियर द गोदावरी माउथ। ठीक है, अपलिफ्टमेंट जो एपिरियोजेनिक प्रोसेस की वजह से फॉर्म होते हैं। और डिप्रेशंस और सब्सिडेंस भी बोल सकते हो, सच एज रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, एंड पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार जो सब्सिडेंस या एपिरोजेनिक प्रोसेस की वजह से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, सो दिस वर द एग्जांपल्स। नाउ व्हाट इज ओरोजेनिक प्रोसेस? ओरोजेनिक प्रोसेस क्या होता है? हमने देखा इट इंक्लूड्स माउंटेन बिल्डिंग थ्रू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड थ्रस्टिंग। फोल्डिंग क्या होता है हमने आगे देख लिया, फॉल्टिंग हम आगे देखेंगे। और ओरोजेनिक प्रोसेस जो होते हैं वो प्लेट मार्जिन्स पे अकर होते हैं, वो हमने आगे देखा। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया, ठीक है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते और काफ़ी स्मॉल एरिया में ओरोजेनिक प्रोसेस फॉर्म होते हैं। एंड
टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्सेस आर टेंजेंशियल टू अर्थ सरफेस। हमने एपिरोजेनिक में देखा था कि फोर्सेस जो होते हैं वहां पे वो रेडियल डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या है कि टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होते हैं अर्थ सरफेस के। ये जो है अर्थ, ये अर्थ समझ लीजिए, और ये जो ऊपर वाली लाइन है इट इज टेंजेंशियल टू अर्थ सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, टेंशन फोर्सेस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, एग्जांपल है नर्मदा। और कंप्रेशन फोर्सेस जो होंगे इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स लाइक हिमालयस। तो ठीक है दोस्तों, एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक प्रोसेस देख लिया हमने। फोल्डिंग क्या है देख लीजिए। फोल्डिंग जो होता है इसमें यहाँ पे कंप्रेशन प्रेशर की वजह से, ये देखिए ये जो है फोल्ड्स है, ठीक है, और ये जो है दिस आर ऑल्सो फोल्ड्स। ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स की वजह से प्रेशर डेवलप होने के कारण यहाँ पे एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन फॉर्म में फोल्ड्स डेवलप हुए हैं। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या है हमने आगे वॉल्केनोज में देख लिया है दोस्तों, अगर ना पता हो तो वो एक लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और फॉल्टिंग क्या होता है, ये देखिए फॉल्टिंग, ये जो है एक लैंडफॉर्म है ये पूरा, और यहाँ पे टेंशन फोर्स लगने के कारण यहाँ पे क्रैक्स और फीचर्स डेवलप होंगे, उसकी वजह से एक फॉल्ट लाइन डेवलप होगी यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो सकता है, या तो एक लैंडफॉर्म है तो दोनों साइड टेंशन फोर्स की वजह से यहाँ पे दोनों साइड टेंशन फोर्स की वजह से क्या होगा, लैंडफॉर्म में आप देख सकते हो ये जो पार्ट है वो नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉल्ट। और ये जो है वो रिवर्स फॉल्ट है, उसमें क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा दोनों डायरेक्शन में से। कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि एक पार्ट जो है ये वाला पार्ट वो ऊपर आ जाएगा, वो अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स के कारण, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है वो रिवर्स फॉल्ट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स लगने के कारण स्लाइड होगा। दो फॉल्ट्स एक दूसरे से शियर फोर्स लगने के कारण स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ट्रांसकरेंट फॉल्ट, ठीक है। तो ये जो था दोस्तों इसे हम फॉल्ट कहेंगे, और ये जो फिनोमेना है उसे हम फोल्डिंग कहेंगे, ठीक है। तो फॉल्टिंग क्या है, फोल्डिंग क्या है हमने देख लिया, ठीक है। फोल्डिंग में 3 टाइप्स है और फॉल्टिंग में भी 3 टाइप्स है, ठीक है। Volcanism. Volcanism includes the movement of magma onto or toward the earth's surface and also formation of many intrusive and extrusive volcanic forms. दोस्तों volcanism क्या है हमने आगे पढ़ लिया है, तो अगर नहीं पता हो तो आप मेरा आगे का लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हुए एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो रिलीफ में डिफरेंसेस पैदा करते हैं। रिलीफ क्या है, देखो दोस्तों ज्योग्राफी में हाइट डिफरेंस को रिलीफ कहते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है और ये टॉप है और ये बॉटम है, तो ये जो हाइट डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो दो फीचर्स हैं उसे हम कहेंगे रिलीफ फीचर्स। सो व्हाट इज रिलीफ, इट इज अ ज्योग्राफिकल टर्म। रिलीफ का मतलब होता है इट इज डिफरेंस इन हाइट, और लैंडफॉर्म जो होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीफ एंड स्लोप, ये याद रखिएगा दोस्तों। और बिगेस्ट लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय एंडोजेनिक फोर्सेस आर कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, ठीक है। सबसे बड़े लैंडफॉर्म्स एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जो फॉर्म होते हैं वो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। और कॉन्टिनेंट्स में भी जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो है माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स, ये सब कॉन्टिनेंट्स में फॉर्म होते हैं। और ओशंस में कौन कौन से, मिड ओशनिक रिजेस, सी माउंट्स, आइलैंड्स, ट्रेंचेस एंड एबिसल प्लेन्स, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस जो फॉर्म होते हैं सबसे बड़े, तो उसे फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स कहा जा सकता है। और ये जो है माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स और मिड ओशनिक रिजेस, सी माउंट्स, आइलैंड, ट्रेंचेस एंड एबिसल प्लेन्स, उसे सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नाउ endogenic and exogenic forces together create
different landforms. ठीक है, endogenic geomorphic process, it generally leads to increase in relief by raising mountains and lowering in trench. दोस्तों हमने आगे देखा कि कैसे एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, बाय रेजिंग माउंटेन्स एंड लोअरिंग इन ट्रेंच. एंड इन सिमिलर वे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस it generally work on lowering the relief by breaking the high and filling up of low depressions. मतलब ये एक माउंटेन है और यहाँ पे एक डिप्रेशन है, तो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि ये जो हाइट है, रिलीफ है, उसे ब्रेक करके यहाँ पे ये डिप्रेशन फिल किया जाएगा. तो ये एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का पार्ट है. ठीक है, तो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, it try to achieve gradation, which means to level up the surface through degradation and aggradation. दोस्तों ये सब जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, हमें याद रखने हैं. जैसे ही क्लास में क्या होता है कि मान लो अगर कुछ लेवल करना हो, क्लास में सभी बच्चों को ग्रेड देना हो समांतर लेवल पे, तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे जो होंगे वो हायर लेवल पे होंगे, ठीक है, और कुछ बच्चे जो होंगे वो लोअर लेवल पे होंगे. तो जो हायर लेवल वाले हैं उन्हें डिग्रेड करके यहाँ लाया जाएगा, और जो लोअर लेवल पे है उन्हें एग्रेड करके यहाँ लाया जाएगा. ठीक है, तो डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन वैसे ही एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में होता है. और डेन्यूडेशन अचीव्स द टास्क ऑफ ग्रेडेशन. ठीक है, डेन्यूडेशन क्या है हम आगे देखते हैं. दोस्तों डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस, ये है डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट्स, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें ड्राइविंग फोर्स और एनर्जी कौन सा लगता है, ये आप डायग्राम है एनसीईआरटी का, आप देख लीजिएगा. ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ प्रोसेसेस के बारे में. दोस्तों एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम करें, ये एक माउंटेन है और नीचे एक सी है, तो वहाँ पे सी पे आपको डिपॉजिट करके वहाँ पे एक जगह बनानी है अपने लिए. ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक वर्कर को हायर करोगे. ठीक है, और मान लीजिए वो वर्कर है यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी. ठीक है, जो मांझी मूवी में थे, तो उनका जो डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे मांझी, तो वो सबसे पहले ये जो है टॉप ऑफ द माउंटेन, तो उसे तोड़ेंगे. तो वहां से क्या होगा कि ये जो रॉक्स है वो ब्रेक होंगे. ठीक है, तो इसे हम ब्रेकिंग कहते हैं, फिलहाल इसे ब्रेकिंग समझ लीजिए. ठीक है, तो ब्रेकिंग जो है, उसके बाद क्या होगा, जो रॉक्स जो यहाँ से टूट कर नीचे जाएंगे, ठीक है, वो क्या नीचे जाएंगे, तो उसे हम ब्रिंग डाउन कहेंगे फिलहाल. तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो नेक्स्ट टास्क होगा, इट विल बी ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द रॉक्स. ठीक है, नाउ अब रॉक्स तो नीचे आ गए, अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या करेंगे, तो वो जो रॉक्स है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ सी तक लाना है. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टास्क विल बी ट्रांसपोर्टेशन. अगर ट्रांसपोर्टेशन में रॉक्स क्रश नहीं हुए हो, ठीक है, तो उसे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे. अगर साथ में क्रशिंग भी करना हो, ठीक है, तो उसके लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी या तो क्रशर लगा देंगे, ठीक है, साथ में, ताकि रॉक्स क्रश हो जाए. ठीक है, और उसके बाद जो अंतिम टास्क है, दैट इज टू फिल अप द सी लेवल. जो रॉक्स क्रश करके आए हैं उसे यहाँ पे फिल कर देंगे. ठीक है, तो आपके लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक जगह बना दी रहने के लिए, जो आपका पर्पस था. ठीक है, तो ये जो 5 प्रोसेसेस हैं, दे आर प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन, और वो क्या है हम देख लेते हैं बारी बारी. जो पहला था ब्रेकिंग वाला, उसे हम कहेंगे वेदरिंग. ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सबसे पहले जो ब्रेक किए थे रॉक्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. उसके बाद ब्रिंगिंग डाउन इज नोन एज मास मूवमेंट, और मास मूवमेंट है, इट इज एडेड बाय ग्रेविटी एंड जियोमॉर्फिक एजेंट, ये याद रखिएगा. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन,
अगर साथ में क्रश नहीं हुए हो रॉक्स तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, और साथ में क्रश भी हो जाते हैं तो वो प्रोसेस को हम कहेंगे इरोजन। ठीक है, और उसके बाद डिपोजिशन जो कि आखिरी टास्क है। ठीक है, तो आपके लिए ये फाइनल टास्क कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपके रहने के लिए जगह भी बन गई। ठीक है, सो 5 प्रोसेसेस ऑफ डेन्यूडेशन हमने देख लिए। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में तो हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ये काम करवाया था, लेकिन रियल लाइफ में जो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, तो सॉलिड एजेंट जो है दैट इज ग्लेशियर, गैसियस एजेंट जो है विंड, लिक्विड एजेंट के फॉर्म में वेव्स, ओशंस या फिर रिवर, ग्राउंड वाटर, एंड अलॉन्ग विद द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन ग्रेविटेशन ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग डेन्यूडेशन। और ये जरूर याद रखिएगा आप दोस्तों, एंड ग्रेविटेशन प्लेज अ रोल इन बोथ एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन कौन कौन से हमने देख लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। Out of all the processes of denudation, gravitation will play a major role in which process? Weathering, mass movement, erosion या फिर deposition? दोस्तों अभी हमने देखा कौन कौन से डेन्यूडेशन के प्रोसेसेस हैं और उसमें ग्रेविटेशन सबसे ज़्यादा मेजर रोल कौन से प्रोसेस में पार्ट प्ले करता है, तो इसका आंसर होगा मास मूवमेंट। ठीक है, ये देख लीजिए, मास मूवमेंट इज एडेड बाय ग्रेविटी एंड जियोमॉर्फिक एजेंट। ठीक है, तो ये इजी था। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेडेशनल प्रोसेस? डिपोजिशन, वॉल्केनिज्म, डायस्ट्रोफिज्म, इरोजन। हमें पता है वॉल्केनिज्म और डायस्ट्रोफिज्म तो है ही नहीं, अब कंफ्यूजन होगा या तो डिपोजिशन या तो इरोजन। तो दोस्तों डिपोजिशन क्या करता है, हमने देखा डिपोजिशन वो क्या करेगा, रिलीफ को फील करेगा। ठीक है, तो वो ग्रेडेशनल प्रोसेस थोड़ी हो सकता है, इट विल बी इरोजन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेडेशनल प्रोसेस? अभी में हमने आगे देखा कि इरोजन जो है वो ग्रेडेशनल प्रोसेस है और वॉल्केनिज्म डायस्ट्रोफिज्म तो है ही नहीं इसमें, तो इसका क्या आंसर होगा, एग्रेडेशनल प्रोसेस, यानी कि फिलिंग अप ऑफ रिलीफ, तो दैट इज डिपोजिशन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।